और इस बीच हमारे बीच पहुंच चुके हैं, हमारे समक्ष पहुंच चुके हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। गजेंद्र सिंह शेखावत जी हमारे बीच मौजूद हैं। तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए, जोरदार तालियां। और देश की कई शक्तियां होती हैं, सेना में, विज्ञान में, ज्ञान में, जनता में और यहाँ तक कि जल में भी। जी हाँ, वाटर में भी शक्ति होती है। पानी न सिर्फ जीने के लिए ज़रूरी है, बल्कि साफ पानी जिंदगी और मौत के बीच फर्क भी पैदा कर सकता है। भारत के इसी जल को ठंडे रेगिस्तान लद्दाख से लेकर मरुभूमि के हर घर तक पहुंचाने वाले जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हमारे बीच पहुंच चुके हैं। एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए गजेंद्र सिंह शेखावत। तो राजस्थान के कद्दावर नेता, राज्य में बीजेपी को मिली जीत में पर्दे के पीछे अहम भूमिका निभाने वाले और आने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी के एक बड़े चेहरे गजेंद्र सिंह शेखावत से बात करेंगी मेरी सहयोगी सुमेरा खान। जोरदार तालियां। बहुत स्वागत है गजेंद्र शेखावत जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और शुरुआत करते हैं सेशन की, और शुरुआत राजस्थान में जो बीजेपी को बड़ी जीत मिली वहाँ से शुरुआत करते हैं, फिर आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। लेकिन राजस्थान में जो जीत मिली उसमें आपकी बहुत चर्चा रही कि आपने बहुत योगदान दिया रात तक, और रात के किसी भी समय गजेंद्र शेखावत जी हर समय अवेलेबल थे, लगातार रणनीति बनाने में और पार्टी को ये जीत सुनिश्चित कराने में लगे हुए थे। तो किस तरह का वो जर्नी रही, क्योंकि लगातार ये चर्चा थी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से दावे थे कि राजस्थान में हम वापसी कर जाएंगे। धन्यवाद आपका, धन्यवाद टीवी 9 भारतवर्ष का ये अवसर प्रदान करने के लिए। देखिए, पिछले 5 साल में जिस तरह का शासन राजस्थान में था, शासन की वादा खिलाफी के कारण से राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के बुरी तरह से डिटोरिएट और कॉम्प्रोमाइज़ हो जाने के चलते हुए राजस्थान की जनता त्राही त्राही कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी के हम सभी कार्यकर्ता उस कुराज को बदलने के लिए संकल्पबद्ध होकर के काम कर रहे थे, और जब सभी काम कर रहे थे तब निश्चित रूप से मुझे भी उसके साथ में काम करना था, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते और एक जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते। जो जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मिली है, निश्चित ही मेरे कंधों पर कुछ ज़्यादा उत्तरदायित्व था, और उस गुरुत्व को महसूस करते हुए मैंने जो कुछ भी पार्टी को सरकार में लाने के लिए किया जा सकता था वो सारे प्रयास प्राण प्रण से किए। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हम सब ने मिलकर के जो प्रयास किए, छोटे बड़े सब कार्यकर्ताओं ने, बूथ पर बैठने वाले कार्यकर्ताओं से लेकर के धरातल पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं से लेकर के वरिष्ठ नेताओं तक सभी लोगों ने। लेकिन हम सब के बीच में जो महाभारत की कथा में सुदर्शन चक्र का महत्व, उतना महत्व मोदी जी की गारंटी का था। मोदी जी की गारंटी वहाँ काम कर रही थी, और उस गारंटी पर भरोसा करके लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार राजस्थान में बनाई है। गारंटी पर आएंगे अभी, क्योंकि गारंटी तो मंत्रा है अब 2024 से पहले, लेकिन पर्दे के पीछे इतना काम कर रहे थे गजेंद्र शेखावत थी, तो एक उम्मीद थी कि पर्दे के आगे भी फिर आप आएंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, चुनाव के समय में भी मुझे ये प्रश्न पूछे गए थे, तब मैंने कहा था भारतीय जनता पार्टी में ये परंपरा नहीं है। अनेक बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के मुख से आपने सुना होगा, बीजेपी का दर्शन है देश प्रथम, दल उसके बाद और व्यक्ति उससे अंत में। और भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी के लिए, देश के लिए किस कार्यकर्ता का कहां काम करना अधिक उपयोगी हो सकता है, वो प्रदेश की सरकार में भी हो सकता है, वो देश की सरकार में भी हो सकता है, वो संगठन में भी हो सकता है, वो प्रदेश के स्तर पर संगठन में हो सकता है, राष्ट्रीय स्तर पर संगठन में हो सकता है, स्थानीय स्तर पर हो सकता है। इसलिए इस व्यक्ति का कहाँ देश के लिए और दल के लिए बेहतरीन उपयोग हो सकता है,
ये तय करने का विशेषाधिकार पार्टी में वरिष्ठ लोगों के पास है। पार्टी के वरिष्ठ लोगों ने इस अपेक्षा के साथ में जो कुछ तय किया है, निश्चित है जो भूमिका दी गई है, जो उत्तरदायित्व मिलता है, उसके साथ उस व्यक्ति को पूर्ण निष्ठा के साथ में काम करने की हमारे यहाँ परंपरा भी है और पद्धति भी है। लेकिन गजेंद्र जी, ये जो कार्यशैली है और ये जो एक नई तरह की राजनीति भी है बीजेपी की, इसे समझना चाहते हैं हम कि कैसे एक पार्टी का कार्यकर्ता, पार्टी का एक नेता, आम कार्यकर्ता और आम नेता है और उसे पता लगता है कि अब वो प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने वाला है। तो कब पता लगता है, क्या है ये कार्यशैली, किस तरह की ये सोच है, वो उसको अगर आप समझाएं, या आई एम श्योर लोग समझना चाहेंगे इसे, क्योंकि हर कोई हैरान था जब नए नाम आए मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी केवल एक सत्ता प्राप्ति के लिए या सत्ता का सुख भोगने वाला राजनीतिक संगठन मात्र नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस देश को बदलने का लक्ष्य लेकर के, जिसे हम सामान्य बोलचाल की भाषा में अंत्योदय शब्द का इस्तेमाल करते हैं, अंतिम व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन ला करके उसे सशक्त करते हुए, राष्ट्र के लिए उपयोगी बनाते हुए उस लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग पर चल रहे हैं। और तब से लेकर के जब भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ की स्थापना हुई, तब से लेकर के आज तक उद्देश्य अटल है, लक्ष्य अटल है, उसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं है और मार्ग भी वही। और इस मार्ग पर स्पष्टता के साथ उस लक्ष्य की प्राप्ति के चलने के लिए हम कार्यकर्ताओं का निर्माण करते हैं। मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल नहीं है, अपितु देश के निर्माण के लिए कार्यकर्ताओं का निर्माण करने वाली एक पाठशाला है। एक सामान्य व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की इस पद्धति से जुड़ता है, काम करना शुरू करता है, छोटे से कार्यकर्ता के रूप में काम करना शुरू करता है और वो एलिवेट होकर के धीरे धीरे परिष्कृत होकर के उसका इवोल्यूशन होकर के उसको शीर्षस्थ नेतृत्व तक पहुंचने का अवसर मिलता है। ये सौभाग्य सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में होता है। और आप देख सकते हैं, उठा करके देखेंगे देश की राजनीति के पटल पर या प्रदेशों की राजनीति के पटल पर, जैसा आपने अभी खुद उल्लेख किया, आपको अनेक अनेक ऐसे चेहरे लगेंगे, या मैं कहूँ कि अधिकांशतः ऐसे चेहरे मिलेंगे जिन्होंने शून्य से काम करना प्रारंभ किया और आज उत्कर्ष के शिखर तक पहुंचे। ये व्यक्ति निर्माण की पद्धति के माध्यम से संस्कारों को जोड़ते हुए, व्यक्ति का निर्माण करते हुए राष्ट्र निर्माण के इस यज्ञ में हम सब लोग साथ में काम कर रहे हैं। बीजेपी के साथ लोग बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं कार्यकर्ता के तौर पर भी, और ये बहुत इंस्पायरिंग भी है लोगों के लिए कि अगर आप एक कार्यकर्ता के तौर पर जुड़ेंगे तो आप कहीं तक भी पहुंच सकते हैं, आप मुख्यमंत्री के पद तक पहुंच सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। अब लोकसभा चुनाव सामने है 2024 से पहले, और ये बार बार कहा गया है कि बीजेपी के भीतर कोई भी पद परमानेंट नहीं है, आपको अपने आप को साबित करना पड़ेगा, बार बार आपको लोगों के बीच भी जाना पड़ेगा। तो क्या हम देखेंगे कि अभी जो तमाम सांसद हैं, और ये चर्चा भी हो रही है कि ऐसा नहीं है कि सब वापस दिखाई देंगे, क्योंकि इतने लोग बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं तो फिर नए लोग भी आएंगे, तो क्या कसौटी होगी और उस कसौटी पर क्या सबको कसा जाएगा? देखिए, निश्चित रूप से जैसा मैंने कहा पिछले प्रश्न के उत्तर में भी कि किस व्यक्ति की किस समय में क्या भूमिका है, ये तय करना परिवार में जो मुखिया हैं, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है जिसे तकनीकी तरह से हम मानते हैं, उसका विशेषाधिकार है। पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि किस व्यक्ति को कहाँ काम करना है। और निश्चित ही मैं ये मानता हूँ, व्यक्तिगत रूप से मेरा विचार यह है कि ठहराव जो है वो सड़न लाता है, और सड़न जब आती है तो मृत्यु होती है। भारतीय जनता पार्टी में इसीलिए परिवर्तन की परंपरा है कि हम बदलते रहें और बदल करके चलते हुए परिष्कार करते रहें और परिष्कृत होकर के देश के जिस लक्ष्य, विकास के जिस लक्ष्य को लेकर के देश को समर्थ, शक्तिशाली और संपन्न बनाने के जिस लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं, उसके लिए हमारी नई ऊर्जा निरंतर बनी रहे। आपने कहा कि ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ठहराव आ जाता है तो फिर सड़न हो जाती है। क्या विपक्ष को आप उस तरह से देखते हैं? क्या कांग्रेस पार्टी को आप ऐसे देखते हैं कि वहाँ ठहराव है या वहाँ उस तरह का बदलाव नहीं है? क्या ये आप उस कसौटी पर कैसे देखते हैं विपक्ष को या कांग्रेस पार्टी को? मुझे लगता है मुझे टिप्पणी करने की भी आवश्यकता नहीं है। जो कुछ मैंने कहा है उस कसौटी पे आप कांग्रेस पार्टी को उठा करके देख लीजिए।
जो पार्टी अपनी स्थापना के काल से लेकर के, स्थापना तो अंग्रेजों ने की थी, लेकिन लोकतंत्र के आने के बाद में, देश आज़ाद होने के बाद से लेकर के एक परिवार मात्र की पार्टी होकर के ठहर गई है, उसका हश्र क्या हुआ है आप और मैं दोनों देख रहे हैं। न तो कोई स्पष्ट लक्ष्य है, न कोई मार्ग है, न कोई रीति है, न कोई नीति है, न कोई पद्धति है। केवल और केवल एक परिवार का पोषण करने के लिए, उसके राजनीतिक हितों के संरक्षण के लिए, इस ठहराव के साथ में, क्योंकि वो काम कर रहे हैं, इसलिए उनकी स्थिति क्या हुई है। मैं फर्श से अर्श तक कार्यकर्ता के जाने की बात कर रहा था, वहाँ अर्श से फर्श तक वो पहुँच गए और पता नहीं कब नेपथ्य में चले जाएंगे। अब तो देश उसका इंतज़ार कर रहा है। कुनबा बढ़ता जा रहा है बीजेपी का, और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं लोग शामिल होते जा रहे हैं, मतलब ये कारवां लंबा होता जा रहा है। क्या वजह है इस तरफ आने की? क्या जीत की गारंटी उन्हें इधर दिखाई दे रही है, जो गारंटी बार बार बीजेपी कह रही है कि हमारे पास है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है, जीत की भी गारंटी है, तीसरे टर्म की भी गारंटी है। उस गारंटी के भरोसे पर आ रहे हैं? क्या वजह है? क्योंकि विपक्ष तो दूसरा आरोप लगाता है, वो कहता है दबाव में आ रहे हैं, डर में आ रहे हैं। देखिए, बहुत सारे तरह के विषय हो सकते हैं। जीत की गारंटी सामने दिखाई देना कि भारतीय जनता पार्टी फिर प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर सरकार में आने वाली है, ये निश्चित रूप से एक कारण हो सकता है राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ता के नाते, अगर मैं ईमानदारी से कहूं। लेकिन साथ साथ में विपक्षी दलों में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब जिनका विश्वास लौटा है, जिनका विश्वास पुनः स्थापित हुआ है, या जिनमें विश्वास का उदय हुआ है। तीनों तरह के लोग हो सकते हैं जो अब ये मानने लगे हैं कि जिस रास्ते पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी भारत को ले जा रही है, भारत अब सुरक्षित हाथों में है, सुरक्षित नेतृत्व के पास है, और निश्चित रूप से अब उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ऐसे स्वस्थ मन से सोचने वाले लोग चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में होंगे, वो सब अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ दौड़ पड़े। और वो दौड़ इतनी जो है वो बड़ी है, और वो पंक्ति इतनी लंबी है कि शायद जब आप सब लोगों के सामने सारे विषय आ जाएंगे, सब लोगों की चर्चा अगर मैं करूंगा या हो जाएगी, उस दिन आप लोगों को सहज विश्वास भी नहीं होगा और आपको लगेगा कि अब तो शायद पीछे कुछ बचा भी नहीं। यानी अभी और बहुत कुछ होना बाकी है, क्योंकि आज भी हम देख रहे हैं कि राज्यसभा की सीटों के लिए जब मतदान हो रहा है उसमें भी कुछ नए नए तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं। और भी क्या लोग इस तरह से इसमें शामिल होने वाले हैं? हम कुछ और बड़े नामों को देखेंगे शामिल होते हुए जल्द ही। मैं जब स्टूडेंट था, अब तो मैं फॉलो नहीं करता हूँ, न देख पाता हूँ, न जा पाता हूँ। तब फिल्म जब आती थी हमारे ज़माने में, अब तो इंटरनेट का ज़माना है, सब कुछ मोबाइल पे आता है, पहले से वीडियो आ जाते हैं। पहले पोस्टर छपता था, उसके बाद में ट्रेलर आता था, और उसके कई दिन बाद में, कई महीनों बाद में मूवी आती। तो अभी तो पोस्टर आया है, ट्रेलर आना बाकी है, और मूवी तो कई दिन बाद आएगी। राजस्थान की अगर बात करें, पहले आपकी जो जीत पिछली बार थी वो एक बड़ी जीत थी, अशोक गहलोत के बेटे सामने थे और एक बड़ी जीत आपने दर्ज की। इस बार भी हम वैसा ही देखेंगे? सिर्फ एक अंतर होगा, या मैं कहूँ दो अंतर होंगे। पहला ये कि ये मैं नहीं कह सकता आज के सामने कैंडिडेट कौन होगा, इसलिए किसके सामने जीत होगी ये अभी तय नहीं। और दूसरा अंतर ये होगा कि जितने वोटों के अंतर से जोधपुर की जनता ने पिछली बार आशीर्वाद दिया था, अब की बार नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए उससे ज़्यादा अंतर से जिता करके जोधपुर की जनता भेजने वाली। सामने अशोक गहलोत होंगे, तब भी इसी तरह के से आप आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर? देखिए, तय करना कौन कैंडिडेट होगा, हालांकि ये कहना उचित नहीं होगा। पार्टी मुझे मौका देती है और सामने अगर अशोक गहलोत होंगे तो परिस्थिति इससे, जैसा मैंने कहा, इससे बेहतर ही होगी। क्योंकि पिछली बार जब अशोक गहलोत साहब के पुत्र सामने चुनाव लड़ रहे थे, ही वॉज अ स्यूडो कैंडिडेट तो अशोक गहलोत साहब थे, मुख्यमंत्री थे, 4-5 बार के जोधपुर के सांसद थे, 6 बार के विधायक थे, तीसरी बार के मुख्यमंत्री थे, और 5 साल तक मुख्यमंत्री का काल जो है सामने खड़ा था। कुल मिलाकर के 23 दिन के कैंपेन के पीरियड में 17 दिन तक जोधपुर में रह रहे थे, और कुल मिलाकर के देश भर में की गई 162 मीटिंगों में से 22 मीटिंग मेरे क्षेत्र में कर रहे थे। उसके बाद में भी ये परिस्थिति, तो अब तो परिस्थिति बदल गई है। एक तस्वीर आई थी कुछ समय पहले जिसमें आप, वसुंधरा राजे जी, अशोक गहलोत जी थे। बहुत अच्छी सुखद तस्वीर थी। उसके बाद आपसे पूछा गया तस्वीर के बारे में, तो आपने कहा कि मैं जादूगर से जादूगरी सीख रहा था, ऐसा सुना हमने। तो
क्या वो तस्वीर जो है उस तस्वीर के बाद, क्योंकि आपने कहा तो वाकई कुछ जादूगरी सीखी आपने उनसे, या जादूगर को जादूगरी सिखा दी आपने? महज संयोग था। भारतीय जनता पार्टी की नई चुनी हुई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह था। माननीय मुख्यमंत्री के पद पर नामित आदरणीय भजनलाल जी शपथ लेने वाले थे। माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमा में उपस्थिति थी और जिस मंच पर हम सब लोग थे, श्रद्धेय राजनाथ जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और उसके अतिरिक्त भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रदेशों के सम्माननीय मुख्यमंत्री वहाँ थे। उस पूरे मंच पर एकमात्र व्यक्ति जिसको मैं कह सकूं कि हमारे मंच पर जो मेहमान था वो निवर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब थे। और ये संयोग था कि उस मंच पर मेरी कुर्सी उनके साथ में लगी थी। आदरणीय वसुंधरा जी की भी कुर्सी वहाँ थी। मैं नहीं मानता कि राजनीति के क्षेत्र में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में कहीं व्यक्तिगत वैमनस्य या दुश्मनी की गुंजाइश है। हमारे वैचारिक मतभेद हैं, हमारी आइडियोलॉजी अलग अलग है, हमारे काम करने की पद्धति अलग अलग है, हमारी प्राथमिकताएं अलग अलग हैं, हमारे नेतृत्व के प्रति निष्ठा की अवधारणा अलग अलग है, हमारा देश के प्रति देखने का नज़रिया अलग अलग है, लेकिन हमारी व्यक्तिगत दुश्मनी तो कहीं नहीं। हम बातचीत कर रहे थे सहज रूप से इस विषय, कुछ विषयों पर चर्चा कर रहे थे, पर मुझे लगता है कि मीडिया के मित्रों को वो जितना रुचिकर हम लोगों ने लिया था उससे ज़्यादा रुचिकर लगा। इसलिए उन मित्रों ने जो है उसको लेकर के बहुत सारी टिप्पणियां भी की, बहुत सारी बातचीत भी की। और मुझे पूछा गया था कि आप क्या चर्चा कर रहे थे, तो मैंने कहा एक व्यक्ति जो एक ऐसे समुदाय से आता है जो बहुत कम राजस्थान में, जिनके बहुत बड़ी मतदाताओं की संख्या नहीं है। विधायकों के दृष्टिकोण से देखूं तो भी राजस्थान भर में कुल मिलाकर के 1, 2 या 3 विधायक उस समाज के चुन करके नहीं आते होंगे, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति 50 साल तक राजनीतिक क्षेत्र में प्रासंगिक बना रहा, महत्वपूर्ण बना रहा। 3 बार किसी और के नाम पर चुनाव लड़कर जीत जाने के बाद में भी उनको हटा करके पीछे करके खुद मुख्यमंत्री बनने में कामयाब हुआ। कुछ न कुछ तो राजनीतिक कौशल और जादूगरी होगी। तो मैंने सहजता के साथ में कहा था कि जादूगरी से जादूगर से जादूगरी, और मैंने ये कहा था उसके आगे कि क्योंकि इस चुनाव के बाद में, मैंने पहले भी कहा था कि इस चुनाव के बाद में वो सत्ता से बाहर हो जाएंगे। और अब की बार जैसा मुझे दिखाई देता है वो दिल्ली में, क्योंकि पहले ये होता था कि वो मुख्यमंत्री के पद से हटने के बाद में दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हो जाते थे। मैं कहा पिछली बार जिस तरह से उन्होंने आलाकमान को चुनौती दी थी, तब अब की बार शायद वो महासचिव भी नहीं बने होंगे, तब उनके पास में बहुत सारा समय होगा, और जब समय होगा तब मैं जाकर के उनसे उनकी इस जादूगरी की कला से कुछ अंश सीखने की कोशिश करूँगा। मेरा आखिरी सवाल आपसे, आपके मंत्रालय से जुड़ा हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा मिशन रहा है जल शक्ति मिशन, और घर घर जल एक बड़ी परियोजना जो नदियों को जोड़ने की परियोजना थी, उसका जो पहला प्रोजेक्ट है उसकी शुरुआत हुई है, उसके बारे में अगर आप हमें संक्षेप में कुछ बताएं। देखिए, पिछले 5 साल तक सामान्य मानवीय के जीवन में परिवर्तन लाने के लक्ष्य को लेकर के अनेक योजनाएं बनाई गई। देश में एक नया गवर्नेंस फॉर्मूला देते हुए उन सब योजनाओं को धरातल पर उतारा गया और बिना किसी भेदभाव के कंप्लीट सैचुरेशन, हर पात्र व्यक्ति तक लाभ पहुंचे, इस लक्ष्य को लेकर के काम किया गया। उस श्रृंखला में 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर घर तक पीने का पानी पहुंचे ये लक्ष्य रखा था। जिस दिन हमने काम शुरू किया था उस दिन देश में मात्र 16% घरों तक पीने का पानी पहुंचता था, जो आज 75% के आंकड़े को छू रहा है। और देश में 10 ऐसे प्रदेश हैं जिनमें 100% सैचुरेशन हो गया है। गुजरात है उसमें, हरियाणा है उसमें, हिमाचल प्रदेश है उसमें, पंजाब है उसमें, तेलंगाना है उसमें, उत्तराखंड है उसमें, ऐसे पौंडीचेरी उसमें, ऐसे 10 प्रदेश ऐसे हैं जो 100% सैचुरेट हो गए और बाकी बहुत तेज गति के साथ में काम हो रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि तय समय में हम देश के हर घर तक पीने का पानी पहुंचे, इसको सुनिश्चित कर सकेंगे। लेकिन इसके साथ साथ में देश को विकसित होने के रास्ते पर जहां हम चल पड़े हैं, उस विकास के मार्ग में पानी की उपलब्धता कहीं बाधा न बने, इस विषय को समझते हुए और पानी की महत्ता को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश भर में पानी से जुड़े हुए जितने विषय अलग अलग विभागों और मंत्रालयों में विचार किए जाते थे, जिन पर पॉलिसीज़ बनती थी, काम होता था,
उन सबको इंटीग्रेट करके एक मंत्रालय का निर्माण किया ताकि हम हॉलिस्टिकली काम कर सकें। और उसके बाद अगर मैं सीधे सीधे शब्दों में कहूँ तो दुनिया का सबसे बड़ा ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम भारत में हो रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा डैम रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम अपने बांधों को सुरक्षित करने के दृष्टिकोण से भारत में हो रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा एक्वीफर मैपिंग प्रोग्राम, क्योंकि भूगर्भ के जल की सबसे ज़्यादा जो है दोहन हम करते हैं, इसलिए वहाँ उसके ऊपर हमारी निर्भरता ज़्यादा है और उसमें जिस तरह से सिकुड़न आ रही है उस पर भारत में हो रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा इरिगेशन पोटेंशियल क्रिएट करने का काम अगर किसी देश में हो रहा है तो भारत में हो रहा है। और पानी के इसके अतिरिक्त भी जितने क्षेत्र में ज़्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता, उन सब क्षेत्रों में जहाँ भारत काम कर रहा है वहाँ दुनिया का सबसे बड़ा काम कर रहा है, चाहे वो इंटरलिंकेज ऑफ रिवर्स का हो, चाहे दुनिया में रिवर क्लीनिंग के ऊपर सबसे बड़ा काम हो। हमने नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा में जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में गंगा के शुद्धिकरण के लिए काम किया है, पूरी दुनिया ने उसको न केवल उसकी सराहना की है, अपितु यूनाइटेड नेशंस ने अभी हाल ही में वर्ल्ड रिस्टोरेशन डिकेड मानते हुए इस पिछले 10 साल में जो प्रोजेक्ट्स इनिशिएटिव्स दुनिया भर के देशों ने लिए हैं उनके टॉप 10 इनिशिएटिव्स में रखा है। और भारत जो है वो पिछले मोदी जी के कालखंड में पानी के परिप्रेक्ष्य में दुनिया में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाला देश बना है। पिछले 10 साल के कालखंड में 240 बिलियन US डॉलर्स, लगभग 20 लाख करोड़ रुपए भारत ने इस क्षेत्र में निवेश किया है ताकि देश को विकसित बनाने की दिशा में कहीं भी किसी तरह से पानी की उपलब्धता जो है वो चुनौती न बने। उसके लिए चाहे नदियों का शुद्धिकरण करना हो, चाहे नदियों को जोड़ना हो, इन सब विषयों पर हम तेज गति के साथ काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया गजेंद्र शेखावत जी, TV9 भारतवर्ष के सत्ता सम्मेलन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप मौजूद रहें मंच पर, क्योंकि मैं गुजारिश करूंगी TV9 भारतवर्ष के मैनेजिंग एडिटर पारितोष चतुर्वेदी आएंगे और सम्मान करेंगे गजेंद्र शेखावत जी का। थैंक यू वेरी मच। प्लीज पारितोष जी। बहुत बहुत धन्यवाद गजेंद्र सिंह शेखावत जी।